Hello students, welcome back to the online space of Pi tutorials. This is your next lecture on electrochemistry और आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है. हम लोग किस तरह के मटेरियल्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे. और देखिए आपने पढ़ा होगा कि जनरली जो भी चीज़ें कंडक्शन करती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है उन्हें हम तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को कंडक्टर्स कहते हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देती हैं अपने थ्रू. एक को इंसुलेटर्स कहते हैं जो नेग्लिजिबली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराती हैं अपने थ्रू. और कुछ मटेरियल्स सेमी कंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन है या डोप्ड सिलिकॉन है, मतलब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या फिर फॉस्फोरस इस तरह के मटेरियल्स मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो भी अच्छा कंडक्टर बन जाता है. तो कुछ मटेरियल्स सेमी कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं. यहाँ पर हम लोग का फोकस कंडक्टर्स पर है. और पहले हम लोग मेटेलिक कंडक्टर देखेंगे कंडक्टर्स में भी कि मेटेलिक कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वहाँ रीजन ऑफ फ्लो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे. और फिर आपका जो मेजर टॉपिक है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर पढ़ने के बाद. ठीक है. मेटेलिक कंडक्टर के बारे में आप लोग काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है. तो देखिए जब भी आप किसी मेटल वायर से कोई बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी ऑन कर देते हैं ऑफकोर्स तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है. ठीक है. और ऐसा इसलिए होता है, देखिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फ्री स्टेट में या तो फिर आयंस होने चाहिए फ्री स्टेट में. मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में मेटेलिक वायर्स होती हैं, जो भी मेटल के बने हुए मटेरियल होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने का बेसिक रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है उसमें. आप जानते हैं कि जो भी मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है. तो अगर मेटल का एक टुकड़ा आप लेते हैं या वायर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर मेटल लेते हैं आप, तो जनरली वो मेटल के कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एग्जिस्ट करता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली थ्रू आउट द मेटेलिक क्रिस्टल मूव करते रहते हैं, कहीं भी ये मूव करते रहते हैं पूरे क्रिस्टल में. और क्योंकि ये हमेशा कैटायंस की पोजीशन फिक्स्ड मानी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द क्रिस्टल थ्रू आउट द लैटिस हमेशा मूव करते रहते हैं और इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं. इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और मेटल कैटायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था इसे आप मेटेलिक बॉन्ड कहते थे. अगर आपको याद हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप इसे मेटेलिक बॉन्ड कहते थे. जब तक ये मेटल का जो पीस है किसी सेल से किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है, किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता है, तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उससे नहीं हो रहा होता है. बिकॉज ये ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करे. ठीक है. जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी. अगर रैंडमली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. तो जब आप यहाँ पर एक सेल लगाते हैं और वोल्टेज अप्लाई करते हैं टर्मिनल्स पर, तो वोल्टेज जो है वो एक तरह का फोर्स जनरेट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हेल्प करता है. तो इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, जैसे यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव पोल से, यहाँ से चलेंगे और पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है. तो मेटेलिक कंडक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो किस वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है. पॉइंट टू पॉइंट चीजें दिमाग में डालते जाइएगा. ठीक है. फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड देयर मोशन in a particular direction in the presence of external potential, जो कि एक फोर्स का काम करता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कंपेल करता है. इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग जाती है. तो मेटेलिक के अंदर कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. सेकंड चीज इस चीज के बारे में ये है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं किसी भी मेटेलिक वायर से तो किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं डालते हैं वो मटेरियल पर, मतलब कि किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं आता है मटेरियल के अंदर. ऐसा नहीं कि कॉपर वायर आपकी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. एटलीस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी भी तरीके का केमिकल कंपोजिशनल चेंज नहीं आएगा मेटेलिक वायर के अंदर. कॉपर प्लस की तरह ही रहेगा
या Copper+2 के फॉर्म में हो, जिस भी कैटायन के फॉर्म में आपका मेटल है वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द लैटिस फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। तो द कंपोजिशन ऑफ मैटर डजंट चेंज, द कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर डजंट चेंज, जो केमिकल कंपोजिशन होती है ये चेंज नहीं करती, ठीक है। अब देखिए एक टर्म होता है रेजिस्टेंस, आपने काफी सुना होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस वजह से जनरेट होता है मेटेलिक वायर के अंदर या मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर। देखिए जब भी आप कोई मेटल लेते हैं और उसे कनेक्ट कर देते हैं किसी सेल से, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर होने लगेगा, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होंगे, M+ आयंस, जो मेटल के कैटायंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनकी अपनी पोजीशन फिक्स रहेगी, जैसा कि मैंने बताया कि मेटल्स में जो कैटायन की पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है और इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेटल आयंस एकदम रेस्ट पोजीशन पर होंगे। आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक मोशन कर रहे होते हैं। सॉलिड्स में ये मोशन कम होती है, गैसेस में मोशन ज़्यादा होती है और ये मोशन थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। हमारे सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बहुत ऑब्टेन करके, गेन करके जो भी स्पेस उन्हें मिलता है उसमें वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो क्योंकि सॉलिड्स में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो ये जो मेटेलिक आयंस हैं वो वाइब्रेशन करते रहते हैं अपनी पोजीशन पर रह के ही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते लेकिन वाइब्रेशन करते रहते हैं। अब इनकी वाइब्रेशन की वजह से होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की ओर, तो उनके वाइब्रेशन की वजह से अब वो उनसे कंटिन्यूअसली टकराते रहते हैं और टकराने की वजह से इनका जो स्मूथ फ्लो है वो हिंडर होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का स्मूथ फ्लो अगर हिंडर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हिंडर होने लगता है और इसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यही जनरेट करता है रेजिस्टेंस को। जितना इफेक्टिवली करंट फ्लो कर सकती थी उतना इफेक्टिवली करंट नहीं फ्लो कर पाती इनके आपसी कोलिजन की वजह से, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है यहाँ पर मेटेलिक वाइब्रेशन की वजह से, यही रेजिस्टेंस जनरेट करता है मेटेलिक कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को थोड़ा सा हिंडर कर सकता है। जितना इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता था उतना करंट हमें ऑब्टेन नहीं हो पाती है रेजिस्टेंस की वजह से। जितना ज्यादा मटेरियल में रेजिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिसिटी आपको वहां से ऑब्टेन हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी दिमाग में रख लीजिए, रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का, स्पेशली मेटेलिक कंडक्टर की बात हो रही है अभी, मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो जो आपका वायर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये वायर है, ये इसकी लेंथ है, जो भी लेंथ आपने लगाई है अक्रॉस द सेल, ठीक है, तो ये L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो एरिया होगा, आप अगर इसे काट दें, इस वायर को काट दें, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में काट दें, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बन रहा है, ये जो एरिया है, किसी भी पोजीशन पे काट दीजिए, ये जो एरिया है इसे ही A कहते हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कह दीजिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब आप जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से कि आप इन दोनों इक्वेशंस को एक ही में इंक्लूड कर सकते हैं, तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर क्या होता है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंटू C। ये होता है सिंपल मैथमेटिक्स से, ये ठीक है। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर R लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/A की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R लेंथ इंटू 1/A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि लेंथ बाई A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब आप हटाते हैं तो यही यहाँ पर रो आता है, ठीक है, रो, इसे रो कहते हैं, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये जो रो है इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये टर्म ज्यादा फेमस है लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को कहा जाता है, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो उसके जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके लेंथ के, उस मटेरियल के लेंथ के, उस वायर के लेंथ के और उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है।
अब देखिए थोड़ा सा सोचिएगा इस चीज पर, ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी पे अभी और बात होगी, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा, अगर मान लीजिए आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, यही मेटल लिया आपने विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड विद द सेम लेंथ, और आपने सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा दिया, हम जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे थे सराउंडिंग का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। अगर आप सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो होगा कि जो मेटेलिक आयंस थे यहाँ पे प्रेजेंट वो और फास्ट मूव करने लगेंगे, और उनके फास्ट मोशन की वजह से, ठीक है, उनके वाइब्रेशंस के एक्सटेंट बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो और हिंडर होगा। अब वो और ज्यादा टकराएंगे क्योंकि मोशन काफी ज्यादा तेज हो रही है, तो बार बार इलेक्ट्रॉन स्टक होगा मेटेलिक कैटायन से, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तय है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस, हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, दिमाग में रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज करने लगेगा। जो मेटेलिक कंडक्टर है आपका उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और ज्यादा हिंडर होगा, हेंस करंट का फ्लो भी उतना ही हिंडर होगा। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो फिर कंडक्टेंस घट जाएगी। जितना अच्छा कंडक्टिंग होना चाहिए मटेरियल को, जितना अच्छा कंडक्टेंस वो शो कर सकता था, जितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का वो फ्लो करा सकता था, अब उतना अच्छा फ्लो नहीं करा पाएगा। तो कंडक्टिविटी जो मटेरियल की है, इस टर्म के बारे में भी और बात होगी, कंडक्टिविटी मटेरियल की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स एकदम दिमाग में रखिएगा। मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से मेटेलिक कंडक्टर में किसी भी तरह का कंपोजिशन चेंज नहीं आता है। रेजिस्टेंस का जनरेशन मेटेलिक आयन के कंटिन्यूस वाइब्रेशन की वजह से होता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर जो मटेरियल की कंडक्टिंग पावर है, कंडक्टिविटी है, वो डिक्रीज, कंडक्टेंस उसकी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, कंडक्टेंस कह दीजिए, कंडक्टिविटी कह दीजिए। कंडक्टिविटी जो है या कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है अब वो उतना स्मूथ नहीं रह जाता जितना वो रह सकता था। ठीक है, अब देखिए टर्म्स पे बात कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए आर आपने पढ़ लिया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, डिफाइन भी कर लिया रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है। आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रॉ बाई एल। ठीक है, यहां से आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या फिर रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर आप इसे डेफिनेशन में बांधना चाहें तो रो विल बी इक्वल टू आर इंटू 1/1 प्रोवाइडेड कि मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 यूनिट स्क्वायर हो या यूनिट हो कह लीजिए, और जो लेंथ है मटेरियल की भी वो 1 यूनिट हो। जैसे सपोज ये 1 सेंटीमीटर की वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ऐसा हो जाए तो रो आर के बराबर हो जाएगा। और अगर यहां से आप डिफाइन करना चाहें रो को, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इज इक्वल टू इट्स सिंपल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस provided the length of the material, the length of the metallic wire is 1 unit and its cross sectional area is also 1 unit। ठीक है, तो यहां से आप रो डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और टर्म्स भी हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है उसे कंडक्टेंस कहते हैं। 1/r इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, 1/r इज नोन एज कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो ये बताता है कि मटेरियल में कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा अच्छा मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना अच्छा वो कंडक्टर मान जाएगा, उतना इजीली उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और ये बहुत ऑब्वियस है, रेजिस्टेंस का अपोजिट अगर हम कंडक्टेंस कह रहे हैं तो मतलब अपोजिट ये ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा कंडक्टेंस उतनी कम रहेगी। और आप जानते भी हैं कि रेजिस्टेंस अधिक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस उतना नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी स्मूथली कंडक्ट नहीं कर पाएगी। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, मतलब कि मटेरियल उतना स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो मतलब बेसिकली कंडक्टेंस ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी कंडक्टेंस की उतना ही बेहतर
उसकी कंडक्टिविटी पावर होगी, ठीक है। सिमिलरली 1/ρ जो है इसे कंडक्टिविटी कहते हैं। सब टर्म्स हैं और इम्पोर्टेंट है हर चीजें। देखिए आर रेजिस्टेंस और आर का अपोजिट कंडक्टेंस, रो रेजिस्टिविटी और रो का अपोजिट कंडक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, आप इसको फिर फर्दर लिख सकते हैं 1/ρ क्या होता था r इंटू ए बाई एल, ये एल ऊपर चला जाएगा तो आप लिख सकते हैं L/RA इज इक्वल टू कप्पा, L/RA इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है। और आप चाहें तो यहां से कप्पा की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, एकदम आसान है। देखिए देखिए यहां से कप्पा क्या हो जाएगा 1/r इंटू L/A। अब अगर L इज इक्वल टू 1 यूनिट है, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तो फिर रो क्या हो जाएगा, सॉरी कप्पा क्या हो जाएगा, ये कप्पा है, ठीक है, कप्पा क्या हो जाएगा 1/r। अगर ये 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए तो कप्पा विल बी इक्वल टू 1/r, और 1/r क्या है सिग्मा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो कप्पा विल बी इक्वल टू सिग्मा। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है या कंडक्टिविटी जो है इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल provided the cross sectional area of the metallic conductor या of the metallic substance is 1 unit and its length is also 1 unit, ठीक है। तो इस तरह से आप ये टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप टर्म्स समझे रहें। अगर यहाँ प्रॉपर्ली समझे रहेंगे तभी आप वहां पर उसे रिलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और रिवाइज कीजिए चीजें फट एकदम तुरंत, ठीक है। पहली चीज क्या पढ़ी थी आपने कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लो ऑफ करंट है, सॉरी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में, ठीक है। करंट के फ्लो की वजह से किसी भी तरीके का मटेरियल में कंपोजिशनल चेंज नहीं आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जनरेट होता है मेटेलिक आयंस के कॉन्टिन्यूअस फ्लो की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, फ्लो के से नहीं वाइब्रेशन की वजह से। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और हिंडर होता है और वो और ज्यादा पुअर कंडक्टर होता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेटेलिक कंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उसकी कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। चलिए इसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें से पहला टर्म था रेजिस्टेंस, ठीक है। आपने समझा कि क्यू रेजिस्टेंस जनरेट होता है मेटेलिक कंडक्टर में मेटल आयन के वाइब्रेशन की वजह से और इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से, जिसकी वजह से उसका फ्लो हिंडर होता है और दैट इज व्हाई करंट का फ्लो हिंडर होने लगता है। आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो रो होता है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा कंडक्टेंस, सेकंड टर्म आपने पढ़ा कंडक्टेंस व्हिच वाज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। और कंडक्टेंस ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना बढ़िया कंडक्टर है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी कंडक्टेंस की उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर वो होगा, विच इज वेरी ऑब्वियस कि क्योंकि कंडक्टेंस की वैल्यू बड़ी मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सॉरी करंट का फ्लो ज्यादा अच्छा होगा और वो मटेरियल ज्यादा बेटर कंडक्टर माना जाएगा, ठीक है। तो आप इसे 1/ρ L/A कर सकते हैं और इंटर्न इसे A/ρ L कर सकते हैं सिग्मा, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस है, ठीक है। फिर आपने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया, रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। ए और एल को कांस्टेंट करके, सॉरी 1 करके यूनिट करके आपने रो को डिफाइन किया। सिमिलरली आपने सिग्मा डिफाइन किया था 1 बाई रो को हमने कंडक्टिविटी कहा था, ठीक है। ये नेक्स्ट टर्म था आपका कंडक्टिविटी, ठीक है, फोर्थ टर्म। और क्योंकि रो इज इक्वल टू RA/L तो कंडक्टिविटी जो कि कप्पा है विल बी इक्वल टू L/RA। अब यहाँ पर L और A की वैल्यू फिर से यूनिट करके R को सॉरी कप्पा को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे आपने फंडामेंटल कि जो एसोसिएटेड होते हैं किसी भी कंडक्टर से, और इसे ही फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोरिलेट करके देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें समझे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है
एक ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस ये बता देता है कि मटेरियल में कितना ज्यादा हिंड्रेंस है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, और कंडक्टेंस सिग्मा ये बता देता है कि मटेरियल कितना बेटर कंडक्टर है। तो फिर हमें रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों हम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को और कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को एक नई फिजिकल क्वांटिटी की तरह डिफाइन करते हैं। तो इसके भी अपने स्पेसिफिक रीजंस हैं। देखिए, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेजर करना किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आसान होता है कंपेयर टू रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस मेजर करना। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से वो दोनों जो नए टर्म्स हैं, जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर ही मटेरियल्स को बेटर कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के तौर पर बांटा जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी का भी चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आप चाहें तो विकिपीडिया देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी का भी चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी कप्पा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस कम तो कप्पा ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। और रेजिस्टिविटी जो है रो, ये जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतनी कम होगी, बिकॉज रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों ही वैल्यूज बेटर कंडक्टर को डिफाइन करने के लिए, डाटा चार्ट तैयार करने के लिए हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये टर्म्स भी जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटेलिक कंडक्टर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन, है ना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे नमक को जब आप पानी में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, और आप बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, या ये कहेंगे कि जो नमक है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है, हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं इससे, ये इलेक्ट्रोड लगाए हैं हमने। इलेक्ट्रोड के एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है हमने। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल को आप कैथोड बोल दोगे, पॉजिटिव टर्मिनल को आप एनोड बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया है। सपोज NaCl फिल कर दिया है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पर होगा। वाटर और NaCl मिक्स करके आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो फिर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आप इसे मोल्टेन NaCl मान लीजिए, वो ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। ये सपोज करिए कि मोल्टेन NaCl है, तो मोल्टेन NaCl का ये सेंस है कि उसे आप जब पिघला देंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रेक कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और आयंस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, आयंस फ्री हो जाएंगे तो वो जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पर मोल्टेन NaCl भर दिया है। अब हम यहाँ बैटरी ऑन करेंगे, जब ये गैल्वेनिक सेल होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनिक सेल के बारे में आप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल वहां पर क्या होता था, कैथोड होता था, वहां पर रिडक्शन हो रहा होता था, याद करिएगा एक बार गैल्वेनिक सेल देख के। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता था, एनोड होता था गैल्वेनिक सेल के केस में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता था। ये जो ऊपर जो चीज आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो आप ज्यादा सेपरेट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए अभी आप समझ जाएंगे 2 सेकंड के अंदर कि क्यों उसको कैथोड और क्यों उसको एनोड बोला जा रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट मत भटकिएगा, हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं अभी, सेल के बारे में बहुत ज्यादा घुसने की ज्यादा उसमें जरूरत नहीं होगा। क्या देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, एक बात तो ये कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, फ्री आयंस की वजह से। आप जानते हैं कि 2 रीजंस होते हैं, 2 कॉज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक वायर के केस में, मेटेलिक कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन सोर्स बनते थे, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर बनते थे, और एक दूसरे होते हैं फ्री आयंस। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के केस में चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स मोल्टेन फॉर्म में हो या फिर एक्वस फॉर्म में हो, उनके फ्री आयंस रीजन बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो यहाँ Na+ और Cl- जो कि फ्री स्टेट में अवेलेबल है, ये कैरियर का काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, और वहां पे प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था। ये सब डिफरेंस है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, कभी कभी पूछ जाता है बोर्ड्स में भी, तो दिमाग में रखते रहिएगा। अब देखिए हो क्या रहा होगा, आप जानते हैं कि इस तरह की सेल में अगर आप मोल्टेन NaCl लेकर उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो होगा क्या कि जो क्लोराइड आयन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो सोडियम आयन है वो निगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो वहां पर जाकर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाकर रिएक्शन करने लग जाएंगे। ठीक है, कैथोड की बात करें तो वहां क्या होगा, ये कैथोड क्या होगा, सोडियम प्लस आयन जाएगा,
सोडियम प्लस आयन के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके Na सॉलिड बनाकर वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, Na प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Na इन जीरो स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है इसलिए निगेटिव टर्मिनल कैथोड है। ये टर्मिनल निगेटिव क्यों है, क्योंकि निगेटिव वो है, क्यों निगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम को चाहिए और इलेक्ट्रॉन सोडियम को कैसे मिल सकता है, इलेक्ट्रोड से ही मिल सकता है। इलेक्ट्रोड से कैसे मिलेगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन हो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ कहां से रहा है, इसके एनोड से। ये जो गैल्वेनिक सेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे, निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे तो ये भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन का अकोमुलेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का अकोमुलेशन होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा प्रेजेंस होगी जिससे सोडियम आयन ग्रैब कर लेगा। सोडियम आयन ग्रैब करेगा, सोडियम की तरह डिपॉजिट होगा। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, दैट इज वाई ये कैथोड है यहाँ पर। सिमिलरली एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ज्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लीव करके क्लोरीन एटम बनाएगा। क्लोरीन एटम ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो दो क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके Cl2 बना देंगे और यहाँ से ये रिलीज होने लगेगी। सपोज आपने कोई यहाँ पे आउटलेट बना दिया है तो क्लोरीन गैस रिलीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो फिर कैथोड पे ये रिएक्शन और एनोड पे ये रिएक्शन होगी। एनोड पे हो क्या रहा है, जो क्लोराइड आयन था वो -1 से 0 स्टेट में जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज वाई आप उस टर्मिनल को एनोड बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए समझिए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले थे, बैटरी के सेल के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स चले थे। ठीक है, यहाँ पर एक्युमुलेट हुए थे, जिसे सोडियम ने ग्रैब किया था वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट किया था जो कि वापस से यहाँ पर आकर इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर मिल गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चल रहा है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच रहा, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है उसे कंपनसेट करने के लिए, उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को वापस सेल तक पहुंचाने के लिए क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहा है जो कि यहाँ पे फ्लो के वापस यहाँ तक पहुंच रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पहुंच रहे हैं, जिस वे में भी पहुंच रहे हैं पर पहुंच तो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग जाएगी, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में इस तरह से करंट फ्लो कर रही होगी। और यहाँ पे देखिए जो अगला पॉइंट था आपका, मेटलिक कंडक्टर के केस में किसी भी तरीके का कंपोजिशनल चेंज नहीं आता था, मटेरियल की कंपोजिशन नहीं बदलती थी। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड जो आयन के प्रेजेंस की तरह प्रेजेंट थे, अब वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। NaCl has got converted into sodium metal and chlorine gas, so that is why यहाँ पर कंपोजिशनल चेंज आता है। ठीक है, तो कंपोजिशनल चेंज आकर्स, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए थर्ड चीज, रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे आएगा, किसकी वजह से आएगा। ठीक है, देखिए वहां पे तो रेजिस्टेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो हिंडर हो रहा था। यहाँ पे ये बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, इसे कोई ग्रैब कर रहा है। यहाँ सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी से टकराने उकराने का उनका सीन ही नहीं है। तो सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि कोलिजन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन की वजह से तो रेजिस्टेंस नहीं आ सकता है। रेजिस्टेंस आता किस वजह से है, देखिए ये जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का, इसे मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि सोडियम कैथोड पे और क्लोराइड आयन एनोड पे कंटिन्यूअसली जाते रहें। अगर वो जाएंगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा और उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच पाएगा। तो ये जरूरी है कि जो मटेरियल है वो कैथोड और एनोड पे जाते रहे। अगर किसी भी वजह से वो मटेरियल उतनी स्ट्रेंथ से, उतने एक्सटेंट से कैथोड एनोड पे नहीं पहुंच पा रहे जैसे उन्हें पहुंचना चाहिए, तो फिर दैट विल जनरेट रेजिस्टेंस इन द मटेरियल। देखिए ये ठीक है कि क्लोराइड आयन एनोड की ओर अट्रैक्टेड है और सोडियम आयन कैथोड की ओर अट्रैक्टेड है, लेकिन इनके आपस के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। प्लस यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ तो खैर मोल्टेन NaCl आपने लिया, ठीक है, यहाँ आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इन्हें एक तरह से हिंडर करेगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाने के लिए। जैसे क्लोरीन उधर जाने लगेगा, मे भी बीच में कोई सोडियम आयन आ जाए और वो उससे अट्रैक्ट होने लगे और उस एक्सटेंट से, उस स्मूथ फ्लो से वो एनोड की ओर नहीं जा पाएगा जिस स्मूथ फ्लो से उसको जाना चाहिए। तो जितना स्ट्रॉन्ग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मटेरियल का
बढ़ता जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कंडक्टिविटी है सब्सटेंस की, जो कंडक्टेंस है, जो पावर है जिस एक्सटेंट से करंट फ्लो कर सकती थी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वजह है, रेजिस्टेंस इज जनरेटेड ड्यू टू सोल्यूट इंटरैक्शन। और भी वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर केस में तो सोल्यूट इंटरैक्शन की वजह से ही रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, किसी भी तरीके के कोलिजन की वजह से जनरेट नहीं हो रहा। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने का इस चीज पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा, आयंस फ्री होंगे और वो और ज्यादा इजीली एनोड और कैथोड पर पहुंच पाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो ज्यादा स्मूथ होने लग जाएगा, वो और ज्यादा आसान होने लग जाएगा। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करेगी, यानी कि कंडक्शन बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड हेंस कंडक्टेंस यानी कि सिग्मा इंक्रीजेस। ये बात दिमाग में रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो हमारे फंडामेंटल टर्म्स थे, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में पढ़ेंगे और उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे की चीज़ों पर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।